हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पिछली क्लास में हम लोग इनफर्टिलिटी और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़े थे। आज भी हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक है टेस्ट ट्यूब बेबी और एक है सरोगेसी। पहले समझते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है। कुछ स्त्री ऐसी होती है जो चाहते हुए भी अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है। हो सकता है कि उसके ओवरी में कुछ गड़बड़ी हो, उसमें ओवम नहीं बन पा रहा हो सकता है कि उसके फेलोपियन ट्यूब में कुछ गड़बड़ी हो। फेलोपियन ट्यूब में किस तरह का गड़बड़ी हो सकता है, तो हो सकता है कि फेलोपियन ट्यूब ज़्यादा ही मुड़ा हुआ है, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, या फिर हो सकता है फेलोपियन ट्यूब दबा हुआ है, ब्लॉकेज है, स्पर्म ओवम एक दूसरे के कांटेक्ट में आ नहीं पा रहा है और इस कारण से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। या फिर हो सकता है कि उस स्त्री के पति में स्पर्म सही से नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण उस स्त्री को संतान नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्त्री टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक के द्वारा अपने बच्चे को जन्म दे सकती है। तो जानते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक में होता क्या है। जैसे मान लिया जाए कि ये एक मेल है, ठीक है, और ये एक फीमेल है, दोनों पति पत्नी हैं। एक मेल और एक फीमेल, दोनों पति पत्नी हैं और इसको संतान नहीं हो पा रहा है। तो दोनों पहुंचे डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक का सलाह दिया, दोनों रेडी हो गए। तो डॉक्टर ने क्या किया, कहा मेल को कि आप अपना स्पर्म निकाल करके हमको दीजिए। तो इस मेल ने अपना स्पर्म निकाल कर डॉक्टर को दे दिया और डॉक्टर ने इस फीमेल से ओवम निकाल लिया, इसकी ओवरी से ओवम को निकाल लिया। एक इमेज बनाते हैं, एक फिगर बना रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। एक सिंपल सा हम फिगर बना रहे हैं और ध्यान से देखना है इस फिगर को। ये एक सिंपल सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर, और इस फिगर में हम देख रहे हैं कि ये 2 पीस ओवरी है, ये 2 पीस फेलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस है और यहाँ पर वजीना है। तो डॉक्टर ने मेल से यानी कि एक पुरुष से स्पर्म ले लिया और फीमेल से ओवम को निकाल लिया, इसके ओवरी से ओवम को निकाल लिया। अब ओवम को कैसे निकाला जाता है ये हम थोड़ी देर में बताते हैं। बस इस ओवरी से ओवम को निकाल लिया और प्रयोगशाला में एक बर्तन है इस तरह का, और इस बर्तन में इस ओवम को डाला गया, इस ओवम को बर्तन में डाला गया, यहाँ पर डाल दिया ओवम को बर्तन में इस तरह से, और इसके बाद इसके स्पर्म को लिया गया। तो एक्चुअली बहुत सारे ओवम को निकाला जाता है। कुछ इंजेक्शन दे दिया जाता है फीमेल को, कुछ हार्मोन का इंजेक्शन फीमेल को दे दिया जाता है, जिसके कारण इसके ओवरी में एक साथ एक से ज़्यादा ओवम मैच्योर हो जाता है और एक से ज़्यादा ओवम को यहाँ से निकाला भी जाता है। तो यहाँ पर मान लिया कि और भी कुछ ओवम है, और मान लिया कि यहाँ पर हम 3 ओवम बना दिए, तो ढेर सारा ओवम है और ढेर सारा स्पर्म तो होता ही है। अब स्पर्म को डाल दिया गया ओवम के पास, तो स्पर्म ओवम से जाकर के जुड़ेगा, स्पर्म ओवम से आकर के जुड़ेगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ। तो जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, फीमेल बॉडी के बाहर प्रयोगशाला में जब फर्टिलाइजेशन होता है, इस फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जब फीमेल बॉडी के बाहर प्रयोगशाला में फर्टिलाइजेशन होगा, ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया गया। अब इसमें से जितना भी ओवम है सब में स्पर्म गया तो उतना ही जायगोट बनेगा, जायगोट धीरे धीरे इम्ब्रायो में कन्वर्ट होगा। अब इसमें से जो बहुत सारा इम्ब्रायो बनेगा, उसमें से जो सबसे हेल्दी इम्ब्रायो है, जो सबसे बेहतर क्वालिटी का इम्ब्रायो है, मान लिया कि ये बीच वाला जो इम्ब्रायो है ये सबसे बेहतर क्वालिटी का है, तो इस बेहतर क्वालिटी के इम्ब्रायो को डाल दिया जाएगा इस फीमेल के यूट्रस में पहुंचा दिया गया। तो ये इम्ब्रायो आ चुका है, यह इम्ब्रायो आ चुका है फीमेल के यूट्रस में।
यह एम्ब्रायो आ चुका है फीमेल के यूट्रस में। यह जो एम्ब्रायो है यहाँ आ गया फीमेल के यूट्रस में, और जैसे यूट्रस में एम्ब्रायो पहुँचा तो ये एंडोमेट्रियम जाकर के चिपक जाएगा। जैसे चिपकेगा तो मतलब वो घटना कहला गया इम्प्लांटेशन। यहाँ पर हो जाएगा इम्प्लांटेशन, यानी कि ये एम्ब्रायो धस गया किसके अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर। तो यहाँ से अब गेस्टेशन पीरियड शुरू होगा, यहाँ से गेस्टेशन पीरियड शुरू होगा, और जैसे गेस्टेशन पीरियड शुरू होगा तो फिर 9 मंथ का समय लगेगा। 9 महीना तक यहाँ पर माँ के पेट में बच्चे का वृद्धि विकास होते जाएगा, और 9 महीना के बाद बच्चे का हो जाएगा जन्म। तो जो 9 महीना के बाद बच्चे का जन्म होगा, ये बच्चा ही कहलाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। यही बच्चा कहला जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी कि मेल से स्पर्म लिया गया, फीमेल से ओवम निकाला गया, प्रयोगशाला में आईवीएफ टेक्निक के द्वारा फर्टिलाइजेशन कराया गया, बनने वाले एम्ब्रायो को फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर कर दिया गया, और फीमेल के बॉडी में यह एम्ब्रायो 9 मंथ तक विकसित होगा, एक शिशु के रूप में विकसित होगा, और फिर 9 महीना के बाद बच्चे का जन्म होगा। इस प्रकार जन्म लेने वाले बच्चे को हम कह देते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी का ये मतलब नहीं है कि पूरा का पूरा बच्चा प्रयोगशाला में बनेगा, या फिर यह फिगर जो भी दिखाया जा रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब बेबी के, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक परख नली के अंदर एक बच्चे को दिखाया गया है। तो एक्चुअल में जब गूगल पर सर्च किया जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी, तो वहाँ पर इस तरह का बहुत सारा फिगर आता है, बहुत सारा इमेज इसी तरह का आता है। तो पता नहीं क्यों आ जाता है, लेकिन हम यहाँ पर ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर में बनेगा बेबी, या फिर पूरा का पूरा बच्चा प्रयोगशाला में ही बनेगा। ये बस ऐसे ही फिगर को दिखाया गया है, लेकिन कि इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इस परख नली के अंदर में बच्चा तैयार होगा। बच्चा बिल्कुल माँ के यूट्रस के अंदर ही तैयार होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि जो नॉर्मल बच्चा जन्म लेगा उसके लिए फर्टिलाइजेशन माँ के फैलोपियन ट्यूब में होता है, लेकिन जो टेस्ट ट्यूब बेबी है इसके लिए फर्टिलाइजेशन प्रयोगशाला में हुआ था, और बनने वाले एम्ब्रायो को फीमेल बॉडी में डाल दिया गया था। तो इस तरह से जन्म लेने वाला बच्चा कहलाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। बिल्कुल भी ये टेस्ट ट्यूब बेबी जो है परख नली के अंदर में विकसित होता नहीं है। तो ये एक फॉल्स इमेज है, इस इमेज पर उतना ध्यान देना नहीं है। तो हम लोग जरा सा देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ तकनीक के से जन्म लेने वाले शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। जब भी शरीर के बाहर प्रयोगशाला में फर्टिलाइजेशन होगा, जब भी शरीर के बाहर प्रयोगशाला में फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद बनने वाले एम्ब्रायो को माँ के शरीर में डाल दिया जाएगा, तो जन्म लेने वाले बच्चे को हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। आईवीएफ टेक्निक के द्वारा जन्म लेने वाले बच्चे को कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। हम लोग देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या क्या स्टेप रहता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप्स ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी। ऐसा करते हैं, जरा सा पीछे वाले फिगर को हम कॉपी करने का कोशिश करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं कॉपी। इस फिगर को कहाँ तक ले लें, यहाँ तक देखते हैं। हो जा कॉपी, हो पाएगा? हो जा कॉपी, नहीं ऑप्शन। बच्चे यहाँ तो फिगर आ गया, चलो छोटा हो जा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि दिखाई पड़ रहा होगा। समझते हैं आगे। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेप्स ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। टेस्ट ट्यूब बेबी मेथड में कौन कौन सा स्टेप होता है, कौन कौन सा प्रोसेस रहता है, उसको थोड़ा डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में है मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोकना, यानी कि जिस फीमेल को
बच्चा चाहिए, इसमें कुछ इंजेक्शन दे करके इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोका जाता है। कुछ सप्ताह के लिए, 2-3 सप्ताह के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोक दिया जाता है, क्योंकि यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल लगातार होते रहेगा, जैसे कि हम लोग देखें कि बाहर में एम्ब्रायो बना था उसको फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र किया गया, क्योंकि नेचुरल तो यहाँ पर ये एम्ब्रायो बना था नहीं, बॉडी के अंदर तो बना था नहीं, तो बॉडी को तो पता नहीं है कि ये बॉडी में एम्ब्रायो आ चुका है। इस वजह से यहाँ पर क्या होगा कि जब नेक्स्ट पीरियड आएगा, अगर नेक्स्ट पीरियड आएगा तो जब इंडोमेट्रियम टूट करके ब्लीडिंग के रूप में वजीना से बाहर निकलेगा तो ये एम्ब्रायो भी तो गिर जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा, तो ये बच्चा रुक नहीं पाएगा। तो बच्चा यहाँ रुका रहे इसके लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोकना पड़ता है, तो कुछ इंजेक्शन, कुछ हार्मोन का इंजेक्शन दे दिया जाता है फीमेल को, ताकि इस फीमेल में 2-3 सप्ताह के लिए यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाए। तो सबसे पहला काम करते हैं कि जिस फीमेल को टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक के द्वारा बच्चा चाहिए उस फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोका जाता है इंजेक्शन दे करके। इसके बाद सेकेंड स्टेप में है एक से अधिक ओवम का विलेशन कराना। तो इस फीमेल को LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का इंजेक्शन दे दिया जाता है, जिसके इफेक्ट से इसके ओवरी में एक से अधिक ओवम का विलेशन होता है। एक से ज़्यादा ओवम एक साथ बन जाएगा तो एक से अधिक ओवम का विलेशन कराया गया। इसके बाद थर्ड स्टेप में है एक से अधिक ओवम को ओवरी से बाहर निकालना। अब ओवरी से ओवम को बाहर निकाला जाएगा, तो ओवरी से ओवम को कैसे बाहर निकाला जाएगा, जरा से हम लोग इस टेक्निक को समझ लेते हैं। इस ओवरी से ओवम को कैसे बाहर निकाला जाएगा इसको जरा से हम लोग देख लेते हैं। एक पतला सा पाइप रहता है जिसको फीमेल के वजीना में से डाला गया और वजीना के दीवार को भेदते हुए पहुंचा दिया जाता है फीमेल की ओवरी तक। ये एक लाइन जो हम रेड कलर से दिखा रहे हैं, ये समझ लीजिए कि जो है एक पतला सा पाइप है, वजीना में डाला गया, वजीना के दीवार को भेदते हुए पहुंचा दिया गया फीमेल की ओवरी के पास, और वहाँ से ओवरी से कुछ कंटेंट को बाहर खींच लिया जाएगा। जैसे बाहर खींचा जाएगा तो उसके साथ साथ कुछ ओवम, चूँकि एक से ज़्यादा ओवम बन चुका था तो यहाँ पर एक से ज़्यादा ओवम यहाँ से बाहर इस तरह से निकाल लिया जाता है। या फिर एक और तरीका रहता है कि डायरेक्ट बाहर से इंजेक्शन को धंसा दिया जाए, और इंजेक्शन को धंसा करके ओपन सर्जरी के माध्यम से एक इंजेक्शन धंसाया जाएगा और वहाँ से ओवम को बाहर निकाल लिया जाएगा। या फिर वजीना के रास्ते से वजीना की दीवार को भेदते हुए ओवरी तक पाइप को पहुँचा दिया गया और वहाँ से ओवरी के कंटेंट को खींच लिया जाएगा। तो ओवरी में जो ओवम है एक से ज़्यादा, तो कुछ ओवम जो है यहाँ से खींचा जाता है। उस ओवम को एक बर्तन है और एक पेट्री डिश है, एक कांच का पेट्री डिश है, इसमें खास प्रकार का लिक्विड होता है, उसमें डाल दिया गया। इसके बाद यहाँ पर क्या है, फोर्थ स्टेप में फर्टिलाइजेशन यानी IVF कराना। तो इस फीमेल का जो पति है उससे स्पर्म लिया गया और उसके स्पर्म से प्रयोगशाला में फर्टिलाइजेशन करा दिया गया। यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि स्पर्म या तो इस मेल का होगा या फिर किसी अदर मेल का भी हो सकता है। मान लिया कि इस मेल में स्पर्म नहीं बन पा रहा है या फिर इसका स्पर्म एक्टिव नहीं है, तो किसी अदर डोनर मेल से भी स्पर्म को लिया जा सकता है। या फिर इस फीमेल में यदि ओवम नहीं बन पा रहा है, इस फीमेल ओवम नहीं बन पा रहा है, तो किसी अदर फीमेल से भी ओवम को लिया जा सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पति पत्नी है उसी का स्पर्म ओवम होना चाहिए। यदि उसके शरीर में ठीक ठाक स्पर्म ओवम बन रहा है तो उसके स्पर्म ओवम का यूज किया जाएगा। या फिर किसी अदर मेल फीमेल से भी, जो मेल अपना स्पर्म देगा उसको बोल देंगे डोनर मेल, जो फीमेल अपना ओवम देगी उसको बोल देंगे डोनर फीमेल। तो किसी अदर मेल फीमेल से भी स्पर्म ओवम को लिया जा सकता है और प्रयोगशाला में फर्टिलाइजेशन IVF टेक्निक के द्वारा कराया जाता है। इसके बाद है उपयुक्त एम्ब्रायो को यूट्रस में डालना। तो यहाँ पर जो एम्ब्रायो बनेगा उसमें से जो बेस्ट क्वालिटी का एम्ब्रायो होगा, जो अच्छा क्वालिटी का एम्ब्रायो होगा, उसी को फीमेल बॉडी में डाला जाता है। तो फीमेल के बॉडी में जो डाला जाता है उसका भी 2 तरीका है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, यदि एम्ब्रायो 8 सेल्स स्टेज में है तो उस एम्ब्रायो को फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में डाला जाएगा, और यदि एम्ब्रायो 8 से
अधिक सेल्स वाले स्टेज में है तो उस एम्ब्रायो को फीमेल के डायरेक्ट यूट्रस में डाला जाता है। तो यूट्रस में डाल दिया, इसके बाद यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाएगा। इम्प्लांटेशन के बाद 9 महीना तक बच्चे का वृद्धि विकास होगा और 9 महीना के बाद बच्चे का जन्म होगा। यही बच्चा कहला जाएगा टेस्ट ट्यूब बेबी। तो उम्मीद है कि टेस्ट ट्यूब बेबी समझ में आया होगा। हम लोग जीके टाइप का टेस्ट ट्यूब बेबी से रिलेटेड कुछ जीके टाइप का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व में पहली बार जो टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया गया था, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है बड़ी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा लेकिन एम्ब्रायो का डेवलपमेंट माँ के शरीर के अंदर होगा। तो पहली बार जो विश्व में पहली बार टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया गया था, तो यहाँ लिखा हुआ है विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस जॉय ब्राउन थी और इसका जन्म हुआ था 25 जुलाई 1978 ईस्वी में इंग्लैंड में। 25 जुलाई 1978 ईस्वी में इंग्लैंड में पहली बार टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ, जो कि एक लड़की थी और इसका नाम था लुइस जॉय ब्राउन। और इसको बनाने के लिए इनकी लुइस जॉय ब्राउन को मतलब जो फर्टिलाइजेशन कराया गया था आईवीएफ टेक्निक के द्वारा, तो 2 डॉक्टर थे, एक थे पैट्रिक स्टेप्टो और दूसरे थे रॉबर्ट एडवर्ड्स। यानी कि ये जो पैट्रिक स्टेप्टो थे ये एक्चुअल में डॉक्टर थे और ये जो रॉबर्ट एडवर्ड थे ये एक साइंटिस्ट थे। इन्हीं दोनों ने मिलकर के प्रयोगशाला में आईवीएफ टेक्निक का यूज किया और फर्टिलाइजेशन कराया और उसके बाद उसको जो है एक फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र किया गया। तो जो बच्ची का जन्म हुआ तो बच्ची का नाम रखा गया लुइस जॉय ब्राउन। तो याद रखना है कि विश्व की जो प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी थी वो इंग्लैंड में जन्म हुआ था उसका, और उसका जन्म 25 जुलाई 1978 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद भारत की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी कनुप्रिया अग्रवाल या फिर दुर्गा, इसका जन्म 3 अक्टूबर 1978 ईस्वी को हुआ था। पहली बार टेस्ट ट्यूब बेबी इंग्लैंड में बना था। इसके बाद सेकेंड जो टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया गया वो इंडिया में बना था। तो 3 अक्टूबर 1978 ईस्वी को भारत में पहली बार टेस्ट बेबी का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया था कनुप्रिया अग्रवाल या फिर दुर्गा। यह भी एक लड़की थी और जो डॉक्टर थे ये थे सुभाष मुखर्जी। यहाँ पर ये थे डॉक्टर सुभाष मुखर्जी और ये हैं कनुप्रिया अग्रवाल, और ये है वर्ल्ड की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस जॉय ब्राउन। तो इसके बाद यहाँ पर है भारत की प्रथम साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड टेस्ट ट्यूब बेबी। इसका क्या मतलब हुआ? जब भी टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म कराया जाता है तो डॉक्टर या फिर साइंटिस्ट को एक डॉक्यूमेंट सौंपना पड़ता है सरकार को। भारत सरकार को एक डॉक्यूमेंट सौंपना पड़ता है, बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है कि मैं इस तरह से टेस्ट ट्यूब बेबी बना रहा हूं और इसके लिए मैं कार्य कर रहा हूं, तो एक सूचना देना पड़ता है। लेकिन ये जो सुभाष मुखर्जी थे, सुभाष मुखर्जी ने जो पहली बार टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म कराया यानी कनुप्रिया अग्रवाल का, तो इन्होंने सरकार को इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया, कोई जानकारी नहीं दिया। तो जब बच्ची का जन्म हो गया और इन्होंने कहा कि मैंने टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक के माध्यम से इस बच्ची का जन्म कराया है, तो सरकार ने इस बात को मानने से मना कर दिया। इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ और इन्होंने फिर सुसाइड कर लिया। तो ये बात तो सच है कि भारत की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी कनुप्रिया अग्रवाल या फिर दुर्गा है, लेकिन सरकार को इसका कोई आंकड़ा नहीं दिया गया था, कोई सूचना नहीं दिया गया था। तो यदि पूछा जाए कि भारत की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी जो कि साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड हो, तो वो है हर्षा चावड़ा। तो यहाँ लिखा हुआ है भारत की प्रथम साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड टेस्ट ट्यूब बेबी हर्षा चावड़ा थी, जिसका जन्म 6 अगस्त 1986 ईस्वी को हुआ था और डॉक्टर थे इंदिरा हिंदुजा। तो ये है हर्षा चावड़ा, और इसका जब जन्म हुआ था तो इंदिरा हिंदुजा नाम के डॉक्टर ने आईवीएफ टेक्निक के यूज से इसका जन्म करवाया था और इन्होंने भारत सरकार को एक डॉक्यूमेंट्स भी दिया था, बताया था कि मैं इस तरह का काम कर रहा हूं। तो यदि क्वेश्चन आए विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी, नाम बोलेंगे लुइस जॉय ब्राउन। उसके बाद अगर क्वेश्चन है भारत की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी, तो बोलेंगे कनुप्रिया अग्रवाल या फिर दुर्गा। और अगर रहे क्वेश्चन कि भारत की प्रथम साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड टेस्ट ट्यूब बेबी, तो फिर बोलेंगे हर्षा चावड़ा। तीनों का इमेज आप एक बार देख लीजिए ठीक से। ये है विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस जॉय ब्राउन,
ये है भारत की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी कनुप्रिया अग्रवाल, और ये है भारत की फर्स्ट साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड टेस्ट ट्यूब बेबी हर्षा चावड़ा। तो उम्मीद है कि ये जानकारी ठीक लगा होगा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। सरोगेसी एंड सरोगेट मदर, हम लोग समझेंगे कि सरोगेसी और सरोगेट मदर होता क्या है। कुछ स्त्री ऐसी होती है जिसके यूट्रस में कुछ गड़बड़ी रहने के कारण उसको बच्चा होता नहीं है, उसमें ओवरी ठीक है, फेलोपियन ट्यूब ठीक है, लेकिन यूट्रस में कुछ गड़बड़ी है, इंडोमेट्रियम में कुछ गड़बड़ी है, जिसके कारण उसमें इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है, बार बार अबॉर्शन हो जा रहा है, बच्चा रुक ही नहीं पा रहा है। तो उनको सरोगेसी टेक्निक के माध्यम से बच्चा हो सकता है। तो समझते हैं कि इसमें करते क्या है। जैसे मान लिया कि एक मेल है, ठीक है, एक मेल है और एक फीमेल है। ये एक मेल है और ये एक फीमेल है। इन दोनों का बच्चा किसी अलग फीमेल के बॉडी में पलेगा, किसी अलग महिला के पेट में पलेगा, और जब बच्चे का जन्म हो जाएगा तो बच्चा इस दोनों पति पत्नी को वापस दे दिया जाएगा। तो समझते हैं ठीक से। जो मेल है, डॉक्टर ने इस मेल के स्पर्म को लिया और फीमेल के ओवम को लिया और प्रयोगशाला में आईवीएफ टेक्निक के द्वारा फर्टिलाइजेशन कराया। तो फर्टिलाइजेशन के बाद बना जायगोट, जायगोट से बन गया इम्ब्रायो, तो ये मेल, जो ये मेल है यहाँ पर, ये पति है, ये पत्नी है, और दोनों के स्पर्म ओवम को प्रयोगशाला में आईवीएफ टेक्निक से फर्टिलाइजेशन कराया और बन गया इम्ब्रायो। अब इस इम्ब्रायो को, ये जो इम्ब्रायो है, इस इम्ब्रायो को इस स्त्री के शरीर में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि इसके यूट्रस में कुछ गड़बड़ी है और यूट्रस में गड़बड़ी रहने के कारण इसको बच्चा हो ही नहीं सकता है। अगर ये इम्ब्रायो इस स्त्री के बॉडी में डाल दिया जाएगा तो फिर बच्चा फिर नष्ट हो जाएगा। तो फिर एक अलग महिला को तैयार किया गया इस दोनों के बच्चे को पालने के लिए। बस ये दोनों मिलकर के एक अलग महिला को तैयार करेगा कि आप मेरे बच्चे को 9 महीना तक पाल दो, बच्चे का जन्म हो जाएगा, फिर बच्चा हमको दे देना, और इसके बदले में आपको अच्छा खासा रकम दे दिया जाएगा, यानी कि पैसा आपको मिलेगा। तो कई महिलाएं होती है जो कि पैसे के लिए, जिसको पैसे का दिक्कत है, वह इस तरह का वर्क करती है। वह किसी और के बच्चे को अपने पेट में पालती है, बच्चे का जब जन्म हो जाएगा तो बच्चा उस फैमिली वाले को दे दिया जाता है और बदले में जो पैसा है इसको मिल जाता है। तो ये जो इम्ब्रायो है, इस इम्ब्रायो को इस स्त्री के यूट्रस में न डाल करके एक अलग ही महिला के यूट्रस में डाल दिया गया। अब इस दोनों का बच्चा पल रहा है इस अलग महिला के यूट्रस में। ये महिला 9 महीना तक बच्चे को पालती है और फिर बच्चे का हो जाता है जन्म, और जब बच्चे का जन्म होगा तो वो बच्चा वापस दे दिया जाता है इस दंपति को, इस पति पत्नी को बच्चा वापस दे देती है। तो हम इस महिला को ही कहते हैं सरोगेट मदर। आखिर बच्चे को तो जन्म दे रही है ना, बच्चा है भले ही दूसरे का, लेकिन बच्चा किसके पेट में पल रहा है? इस महिला के पेट में पल रहा है। तो हम ये जो अलग महिला है इसी को बोलेंगे सरोगेट मदर। और इस दंपति, इस पति पत्नी और इस महिला के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट इसी बात का होता है कि आप मेरे बच्चे को पालोगे और बच्चे का जन्म होगा, बच्चा आप मुझे वापस दे दोगे। तो इसी बात का इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। इसी एग्रीमेंट को कहते हैं सरोगेसी। एग्रीमेंट को कहते हैं सरोगेसी। यहाँ पर लिखा हुआ है सरोगेसी एक महिला और एक दंपति के बीच का एग्रीमेंट होता है जो अपना खुद का बच्चा चाहता है। तो ये दोनों पति पत्नी यानी दंपति है, इसको अपना बच्चा चाहिए, लेकिन बच्चा इसके पेट में पलेगा नहीं, बनेगा नहीं। तो एक अलग महिला को तैयार किया गया और ये महिला तैयार हो जाती है, तो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट किया गया कि आप मेरे बच्चे को पालो, बच्चे का जन्म होगा, बच्चा आप मुझे वापस दे दोगे। तो फिर इस एग्रीमेंट को हम कह देते हैं क्या? सरोगेसी। जो महिला किसी और दंपति के बच्चे को अपनी कोख से जन्म देने के लिए तैयार हो जाती है उसे सरोगेट मदर कहते हैं। तो ये एक महिला है जो कि इस दोनों के बच्चे को अपने पेट में पालने के लिए तैयार हो गई है, तो हम इसी महिला को कह देंगे सरोगेट मदर।
तो क्या इतना समझ में आया? इसके बाद हम लोग जरा सा देखते हैं आगे, टाइप्स ऑफ सरोगेसी। ये सरोगेसी भी होता है दो प्रकार का, एक है ट्रेडिशनल सरोगेसी और एक है गेस्टेशनल सरोगेसी। तो जानते हैं कि ये ट्रेडिशनल सरोगेसी में होता क्या है, ध्यान से समझना है। अगर मेल यानी कि ये जो स्पर्म, अगर स्पर्म लेना है तो किससे लिया जाए? इसी मेल से लिया जाए, यानी कि ये जो पति है इस मेल से स्पर्म लिया गया। और ओवम किससे लिया गया? ओवम किससे लिया गया? तो मान लिया कि इस स्त्री में ओवम नहीं बन पा रहा है या बेहतर क्वालिटी का नहीं है, तो ओवम किसी अदर फीमेल से लिया गया। ओवम इससे नहीं लिया गया, ओवम किसी भी अदर फीमेल से लिया गया। या तो सरोगेट मदर का ही ओवम ले लिया गया, या तो किसी अन्य फीमेल से, किसी और भी स्त्री से ओवम को लिया जा सकता है। तो यहाँ लिख देते हैं अदर फीमेल, अदर फीमेल से लिया गया, यानी कि स्पर्म लिया गया इस मेल से यानी इसके पति से, और ओवम लिया गया किसी भी अन्य महिला से, और फिर बाहर में फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा। फिर जो इम्ब्रायो बनेगा उस इम्ब्रायो को इस सरोगेट मदर की यूट्रस में डाला गया, बच्चे का फिर जन्म होगा। तो ये जो विधि है इसको हम कह देते हैं ट्रेडिशनल सरोगेसी। तो ट्रेडिशनल सरोगेसी के बाद जो बच्चे का जन्म होगा, उस बच्चे का जो जेनेटिक गुण होता है वह किससे आएगा? तो बच्चे का लिख देते हैं, बच्चे का जो जेनेटिक संबंध है वो किससे होता है? बच्चे का जेनेटिक संबंध किससे होता है? तो सिर्फ पिता से होता है। किससे होगा? पिता से, सिर्फ पिता से होगा, क्योंकि स्पर्म तो इसके पिता का यूज कर लिया गया था, ओवम तो किसी अदर फीमेल से यूज किया गया था ना। तो अदर फीमेल का गुण तो बच्चे में जरूर आ जाएगा, लेकिन अदर फीमेल का इस बच्चे पर कोई हक नहीं रहेगा। तो ये जो माता पिता है, इस दोनों में से केवल पिता का ही जेनेटिक कैरेक्टर, जो आनुवंशिक लक्षण है, वह बच्चे में जाएगा, और इस माँ का आनुवंशिक लक्षण बच्चे में नहीं जाएगा, क्योंकि इसके ओवम का यूज नहीं किया गया। जिसके भी ओवम का यूज किया जाएगा उसका लक्षण बच्चे में चला जाएगा, लेकिन उसका बच्चे पर कोई हक होगा नहीं। इसके बाद है गेस्टेशनल सरोगेसी। गेस्टेशनल सरोगेसी में क्या होता है? जो स्पर्म है ये लिया गया मेल से, यानी कि जो पिता है इससे लिया गया, और जो ओवम है ये लिया गया इसी फीमेल से, ठीक है, जो एक्चुअल माँ है उससे लिया गया। स्पर्म पिता से लिया गया, ओवम माँ से लिया गया, और उसके बाद फिर प्रयोगशाला में फर्टिलाइजेशन कराया गया, फिर इम्ब्रायो को इस सरोगेट मदर के यूट्रस में डाल दिया गया, बच्चे का जन्म होगा। तो ये मेथड कहलाया जाता है क्या? गेस्टेशनल सरोगेसी। तो इस गेस्टेशनल सरोगेसी के बाद जो बच्चा जन्म लेगा, उस बच्चा का जो जेनेटिक संबंध है वो किससे होगा? वह पिता और माँ दोनों से होगा, पिता और माँ दोनों से होगा, क्योंकि पिता के स्पर्म का यूज किया गया, माँ के ओवम का यूज किया गया, और इसीलिए दोनों का आनुवंशिक लक्षण बच्चे में जाएगा। तो ये कहला गया गेस्टेशनल सरोगेसी। इसके बाद लिखा हुआ है सरोगेसी से परेशानी। तो सरोगेसी से कुछ परेशानी भी हो जाती है। अब किस तरह का परेशानी होता है, जरा हम लोग इसको समझते हैं। हम लोग जान चुके हैं कि एक पति पत्नी यानी दंपति और एक अलग महिला के बीच एक एग्रीमेंट होता है इस बात का कि आप मेरे बच्चे को पालो और जन्म के बाद बच्चा हमको दे देना, बदले में आपको कुछ पैसा हम दे देंगे, कुछ अच्छा खासा रकम आपको दे देंगे, ताकि आपका जीवन भी ठीक ठाक तरीक़ा से चल सके। कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो कि इस तरह का काम करती है। तो इस दोनों के बीच का जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट कहला जाता है सरोगेसी, और हम इस महिला को बोलते हैं सरोगेट मदर। अब सरोगेसी से क्या क्या परेशानी होती है? तो परेशानी इस बात की होती है कि कभी कभी जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चे का जन्म होगा, तो उस बच्चे से इस सरोगेट माँ को बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। इस सरोगेट माँ को ऐसा लगता है कि ये मेरा ही बच्चा है, बच्चा के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार आ जाता है, और ये सरोगेट माँ
उस बच्चे को, उस दंपति को फिर वापस देने से मना करने लगती है। कहती है कि ये बच्चा हम नहीं देंगे, इस बच्चे को हम जन्म दिए हैं और बच्चा को हम अपने पास रखना चाहते हैं। तो फिर इस कंडीशन में एक अच्छा खासा विवाद हो जाता है और मामला फिर कोर्ट तक पहुंच जाता है। एक तो इस तरह का परेशानी हो गया। इसके बाद कभी कभी ऐसा भी परेशानी होती है कि जन्म लेने वाला बच्चा विकलांग हो जाता है, किसी आनुवंशिक बीमारी से ग्रसित हो जाएगा, कुछ भयानक बीमारी से ग्रसित हो गया जिसका इलाज कभी भी नहीं हो सकता है, या फिर कोई बच्चा विकलांग हो गया, हाथ में कुछ गड़बड़ी है, पैर में कुछ गड़बड़ी है, अब वो फिर ठीक नहीं हो सकता है। तो फिर उस कंडीशन में ये जो दंपति है, ये जो पति पत्नी है, जो इस बच्चे का जो वास्तविक माता पिता है, यह उस बच्चे को लेने से मना कर देता है। इसका कहना रहता है कि हम तो अच्छे बच्चे के लिए तुमको पैसा दिए थे, तो हम अच्छा बच्चा के लिए जब तुमको पैसा दिए और ये बच्चा यहाँ तो विकलांग हो गया या फिर आनुवंशिक बीमारी से ग्रसित हो गया, तो फिर हम इस तरह के बच्चे को हम नहीं लेंगे। और फिर इस तरह के बच्चे को सरोगेट मदर भी रख करके क्या करेगी, क्योंकि इस तरह का बच्चा एक तरह से माता पिता के ऊपर बोझ ही बन जाता है। तो फिर ये सरोगेट मदर विकलांग बच्चे को देना चाहती है, लेकिन ये जो पति पत्नी है ये उस विकलांग बच्चे को या आनुवंशिक बीमारी से ग्रसित बच्चे को लेने से मना कर देता है। तो फिर इस कंडीशन में दोनों के बीच में अच्छा खासा विवाद हो जाता है, फिर मामला कोर्ट तक पहुंच जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सरोगेट मदर एक साथ यहाँ ट्विंस का जन्म हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्विंस का जन्म हो जाएगा, यानी कि एक साथ दो बच्चे का जन्म हो जाता है। ऐसा भी कंडीशन कभी कभी आता है कि एक साथ दो बच्चे का जन्म हो गया। जब दो बच्चे का जन्म हो जाता है तो सरोगेट मदर कहती है कि हम तो एक बच्चा का पैसा, मतलब एक बच्चा के लिए पैसा लिए थे, लेकिन अब तो यहाँ बच्चा डबल हो गया। तो जब बच्चा डबल हो गया तो फिर हमको पैसा भी डबल मिलना चाहिए। तो जितना में बात हुआ था उससे ज़्यादा पैसा ये मांगने लगती है। और ये जो पति पत्नी है ज़्यादा पैसा देने से मना कर देता है। जब ज़्यादा पैसा देने से मना कर देता है और ये जिद मचा देती है कि नहीं, हम एक बच्चा का पैसा लिए थे और यहाँ बच्चा हो गया दो, जब बच्चा दो हो गया तो हम दो बच्चा का पैसा लेंगे, हम पैसा डबल लेंगे। तो इस मामले में बहुत सारा विवाद हो जाता है, फिर मामला पहुँच जाएगा कोर्ट में। तो कोर्ट का जो भी फैसला हो, लेकिन सरोगेसी में इस तरह का विवाद होता है। तो अभी के समय में सरकार ने ऐसा नियम बना दिया है कि आप सरोगेट मदर का जो सिलेक्शन कीजिएगा अपने फैमिली से ही किसी महिला को कर सकते हैं। यानी कि पहले क्या होता था कि सरोगेट मदर हॉस्पिटल में डॉक्टर का भी कांटेक्ट रहता था। मतलब कोई पति पत्नी अगर आए और वो अगर सरोगेट मदर का सिलेक्शन करना चाहे तो डॉक्टर खुद बता देते थे कि ये इस तरह का काम करती है और आप इसके पास जाइए, और वहाँ से या फिर मिलवा भी दिया जाता था और आप जो है अपना बच्चा को इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या नियम बन गया है कि सरोगेट मदर को आपको अपने फैमिली से ही चुनना पड़ेगा। तो फैमिली से अगर सरोगेट मदर को चुना जाता है तो वहाँ विवाद का चांस कम रहता है। कोई अलग महिला का सिलेक्शन होगा, विवाद का चांस बढ़ जाएगा। इसलिए नियम बना दिया गया कि सरोगेट मदर आप अपने फैमिली से किसी महिला को चुन सकते हैं। तो हम लोग सरोगेट मदर भी देख लिए और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद ऑब्जेक्टिव का क्लास करना है या नहीं करना है कमेंट करके बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक समझ में आया होगा। और हर पेज का हम स्क्रीनशॉट क्लिक करवा देते हैं। आप हर पेज का स्क्रीनशॉट क्लिक करिए यहाँ से। इसके बाद इसका भी क्लिक करना है, फिर इसका भी क्लिक करना है, इसके बाद इसका भी क्लिक करना है, इसका भी क्लिक करना है। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। या तो ऑब्जेक्टिव होगा या फिर अगला चैप्टर होगा। तो अगला चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ऑब्जेक्टिव का क्लास करना है या नहीं करना है आप बताइएगा कमेंट करके। और अभी जो भी टॉपिक पढ़ा है, चाहे हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़े या फिर सरोगेट मदर पढ़े, सरोगेसी के बारे में पढ़े, इसका एक नोट्स भी स्क्रीन पर आएगा, उसका भी स्क्रीनशॉट क्लिक करना है। हम जैसे भी हटेंगे स्क्रीन पर नोट्स आएगा दोनों टॉपिक का, और दोनों का भी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। मन लगा कि पढ़ते रहिए, तब तक ऑल द बेस्ट।